गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर अर्थात बीएड द्वितीय वर्ष बीएड सेकेंड ईयर में पेपर 7th बी जिसका नाम है टीचिंग ऑफ हिंदी अर्थात हिंदी शिक्षण। इसमें यूनिट फर्स्ट इकाई 1 के अंतर्गत आज हम लोग जानेंगे पीरियड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हिंदी लिटरेचर अर्थात हिंदी साहित्य का काल विभाजन। साहित्य समाज का दर्पण होता है, उसके कोश में जाति विशेष का इतिहास और उसकी सभ्यता एवं संस्कृति निहित होती है। हिंदी साहित्य के संदर्भ में भी ये बात सत्य है। वह हमारी सभ्यता एवं संस्कृति का सशक्त उद्घोषक है। इस समय हमारे देश में पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति का प्रभाव बढ़ रहा है, तब हमारे हिंदी साहित्य में उसकी अभिव्यक्ति भी स्वाभाविक है। आधुनिक हिंदी साहित्य में इंग्लैंड के विकासवाद, अमेरिका के प्रयोजनवाद, फ्रांस के योनिवाद और रूस के साम्यवाद का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, परंतु मूल रूप से वह आप भी भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति से जुड़ा है। हिंदी भाषा में साहित्यिक रचनाएं कब से प्रारंभ हुईं, इस पर विभिन्न मत हैं। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी में साहित्यिक रचनाओं का श्री गणेश संवत 1050 के लगभग हुआ था। उन्होंने तब से अपने समय के हिंदी साहित्य को उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों के आधार पर 4 कालों में विभाजित किया है। नंबर 1 वीर गाथा काल संवत 1050 से 1375 तक, भक्ति काल संवत 1375 से 1700 तक और रीति काल संवत 1700 से 1900 तक और आधुनिक काल संवत 1900 से आज तक। परंतु आधुनिक शोधों से पता चला है कि हिंदी साहित्य का श्री गणेश ईसा की 9वीं शताब्दी में हो गया था। इसलिए अब हिंदी साहित्य के आदि काल यानी कि वीर गाथा काल का समय संवत 875 से 1375 तक माना जाने लगा है। इस काल विभाजन के बाद कुछ विद्वान पंडित रामचंद्र शुक्ल के इस नामकरण से सहमत नहीं हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने वीर गाथा काल के 2 खंड किए हैं, संधि काल और चारण काल। रीति काल को उन्होंने श्रृंगार काल की संज्ञा दी है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वीर गाथा काल को आदि काल कहा है। राहुल सत्यार्कन ने वीर गाथा काल को सिद्ध सामंत युग की संज्ञा दी है। आधुनिक काल का नामकरण भी अब होने लगा है। कुछ विद्वानों ने इसे जागरण काल की संज्ञा दी है और कुछ इसे गद्य काल कहते हैं, परंतु कुल मिलाकर अभी भी पंडित रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन सर्वाधिक मान्य है। उसमें इतना अंतर अवश्य हुआ है कि वीर गाथा काल का समय संवत 1050 से 1375 तक के स्थान पर संवत 875 से 1375 तक माना जाने लगा है। यहाँ अब हम इन चारों कालों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे वीर गाथा काल संवत 875 से 1375 तक अर्थात सन 818 से 1318 तक। ईसा की 9वीं शताब्दी में बौद्ध अपने धर्म के प्रचार कार्य अपभ्रंश भाषा में कर रहे थे। उनके धर्म ग्रंथों में हिंदी के प्रारंभिक रूप के दर्शन होते हैं। कुछ विद्वान इनको हिंदी साहित्य की प्रारंभिक रचनाएं मानते हैं, परंतु पंडित रामचंद्र शुक्ल इन्हें साहित्यिक रचनाएं नहीं मानते। उनकी दृष्टि से ये केवल धर्म ग्रंथ हैं। उनके विचार से हिंदी साहित्य का श्री गणेश ईसा की 11वीं शताब्दी में हुआ है। यह वह समय है जब भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। इन राज्यों के राजा प्रायः जर, जोरू और जमीन के पीछे लड़ा करते थे। इस समय विदेशियों यानी कि मुसलमानों के आक्रमण भी होने लगे थे। प्रारंभ में तो ये लोग लूटपाट करके लौट जाते थे, परंतु बाद में ये यहाँ शासक बनने का प्रयत्न करने लगे। इस प्रकार ये काल युद्धों का काल था। उस समय के राज दरबारों में रहने वाले चारण लोग अपने आश्रयदाताओं के ऐश्वर्य, शौर्य एवं वीर गाथा
के गीत गाया करते थे। इस काल के अधिकतर साहित्य वीरों की गाथा से भरा है। इसी आधार पर पंडित रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल की संज्ञा भी दी है। इस काल के पद्य और गद्य साहित्य का संक्षिप्त इस बारे में हम जानते हैं कि पद्य साहित्य यानी कि वीर गाथा काल की अधिकतर रचनाएं पद्य में ही हुई हैं। गद्य रचनाएं तो ना के बराबर हैं। इस काल में मुख्य रूप से रासो ग्रंथ लिखे गए। इन ग्रंथों में वीर और श्रृंगार रस का अच्छा परिपाक हुआ है। कुछ पौराणिक एवं भक्ति साहित्य की रचनाएं भी हुई हैं, परंतु उनमें भी वीर एवं श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति अधिक हुई है। गद्य साहित्य पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीर गाथा काल में केवल पद्य साहित्य का ही सृजन हुआ था, गद्य का नहीं। परंतु कुछ विद्वान ईसा की 9वीं शताब्दी के बौद्धों के धर्म ग्रंथों की अपभ्रंश भाषा में हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप के दर्शन करते हैं और वे इन्हें हिंदी गद्य की सर्वप्रथम रचनाएं भी मानते हैं। कुछ विद्वान ईसा की 10वीं शताब्दी के नाथपंथी साहित्य को हिंदी गद्य का सर्वप्रथम साहित्य मानते हैं और नाथपंथ के संस्थापक गोरखनाथ को हिंदी गद्य का सर्वप्रथम लेखक भी मानते हैं। अब हम जानेंगे भक्ति काल संवत 1375 से 1700 तक अर्थात सन 1318 से 1643 तक। ये वह समय है जब उत्तर भारत में मुसलमानों का राज्य स्थापित हो गया था। यहाँ की जनता विदेशी शासकों के अत्याचारों की शिकार थी। ईश्वर ही उनका एकमात्र सहारा था। ऐसे में साहित्यकार भी राज्याश्रय छोड़कर ईश्वराश्रय की ओर अग्रसित हुए। उन्होंने ईश्वर के गुणगान कर भारतीय जनता को भक्ति का सशक्त संबल दिया। भक्ति कवि भी दो प्रकार के थे, एक ईश्वर को निर्गुण मानते थे और दूसरे उसे सगुण मानते थे। ईश्वर को निर्गुण मानने वालों में भी दो प्रकार के कवि थे, एक ज्ञान मार्गी और दूसरे प्रेम मार्गी। सगुण धारा के कवियों के भी दो वर्ग थे, एक राम भक्त और दूसरे कृष्ण भक्त। भक्ति काल के साहित्य को हम अगर जाने तो उसमें साहित्य भाव एवं कला दोनों पक्षों की दृष्टि से उत्तम श्रेणी का साहित्य है। उसने लोकरंजन और लोक मंगल दोनों कार्य किए हैं। वह सत्यम शिवम और सुंदरम की कसौटी पर खरा उतरता है। अब हम जानेंगे ज्ञान मार्गी शाखा का काव्य साहित्य। ज्ञान मार्गी ईश्वर को निराकार मानते थे। इनके अनुसार निराकार ब्रह्म की प्राप्ति ज्ञान के द्वारा ही हो सकती है। ज्ञान मार्गी कवियों पर शंकराचार्य के अद्वैतवाद, नाथपंथियों के हठ योग और सूफियों की प्रेम साधना का प्रभाव था। अब हम जानेंगे प्रेम मार्गी शाखा का काव्य साहित्य। प्रेम मार्गी भी ईश्वर को निराकार मानते थे। ईश्वर प्राप्ति के लिए ये ज्ञान के स्थान पर प्रेम को आधार मानते थे। ज्ञान मार्गियों की भांति ये भी देवत्ववाद, अवतारवाद, मूर्ति पूजा और धार्मिक आडंबरों के विरोधी थे। अब हम जानेंगे राम भक्ति शाखा का काव्य साहित्य। राम भक्ति का प्रचार सर्वप्रथम दक्षिण भारत में श्री रामानुजाचार्य ने किया था। उनके बाद उनके शिष्य स्वामी रामानंद जी ने इसे उत्तर भारत में फैलाया। उत्तर भारत में कुछ भक्त कवियों ने राम के चरित्र का गुणगान करना प्रारंभ किया। गोस्वामी तुलसीदास ने मुक्ति के लिए कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति सबसे महत्व को स्वीकार किया। अब हम जानेंगे कृष्ण भक्ति शाखा का काव्य साहित्य। कृष्ण भक्ति का उद्गम संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रंथ श्रीमद् भागवत से माना जाता है। इसी के आधार पर स्वामी बल्लवाचार्य ने ईसा की 16वीं शताब्दी में पुष्टि मार्ग का प्रतिपादन किया था। बल्लवाचार्य जी के पुत्र विठलनाथ जी ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। पुष्टि मार्गी भक्ति का विश्वास है कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान और श्रवण से ही भव सागर पार किया जा सकता है। अब हम जानेंगे गद्य साहित्य। भक्ति काल में भी सभी साहित्यिक रचनाएं पद्य में हुई हैं। 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता ग्रंथों में ब्रज भाषा गद्य के दर्शन अवश्य होते हैं, परंतु ये धर्म ग्रंथों की श्रेणी में आते हैं। अब हम जानेंगे रीति काल संवत 1700 से 1900 तक अर्थात सन 1643 से 1843 तक। ईसा की 17वीं शताब्दी तक भारत में मुगल साम्राज्य की नींव सुदृढ़ हो चुकी थी और छोटे मोटे हिंदू राज्य बचे भी थे। वे भी मुगल सम्राट की अधीनता स्वीकार कर चैन की नींद सोते थे। हिंदू मुसलमानों में भी तालमेल बैठने लगी थी। इस समय न शक्ति की आवश्यकता थी न भक्ति की। सुख
चैन में भोग विलासता की वृद्धि स्वाभाविक थी। कवियों को पुनः राज्याश्रय प्राप्त हुआ। इन्होंने सुंदरियों के नख शिख वर्णन से आश्रयदाताओं को प्रसन्न करना प्रारंभ किया। परिणामतः श्रृंगार प्रधान काव्य की रचना हुई। अब हम जानेंगे पद्य साहित्य। रीतिकाल में भी अधिकतर साहित्य पद्य में ही लिखा गया। गद्य में तो ना के बराबर रचनाएं हुई और वह भी बड़े समांतर स्तर की। पद्य में भी मुक्तक काव्य लिखे गए और प्रबंध काव्य अपेक्षाकृत कम। रीति ग्रंथ तो प्रायः सभी कवियों ने लिखा। इस काल की साहित्यिक रचनाओं में बिहारी सतसई देव की अष्टयाम, रस विलास एवं भवानी विलास, रहीम के दोहे, पद्यकार की जगत विनोद, हितोपदेश एवं राम रसायन, मतीराम की ललित ललाम, चंद्रसार एवं रसराज, चिंतामणि की कवि कुल, कल्पतरु एवं काव्य प्रकाश, जसवंत सिंह की भाषाभूषण, भिखारी दास की काव्य निर्णय रस, घनानंद की घनानंद कवित एवं सुजान सागर, भूषण की शिवा बावनी, छत्रसाल दशक एवं भूषण उल्लास, गिरधर कवियों की कुंडलियां और रसखान की प्रेम वाटिका काव्य ग्रंथ हैं। अब हम जानेंगे गद्य साहित्य। रीतिकाल में ब्रज भाषा गद्य का काफी विकास हुआ। कुलपति मिश्र ने रस साहित्य रहस्य लिखा, जिनकी जानकी प्रसाद ने रामचंद्र का और सरदार कवि ने केशव और बिहारी की रचनाओं की टीकाएं लिखी। नासिकेतोपाख्यान भी गद्य में ही है। अब हम जानेंगे आधुनिक काल, संवत 1900 से आज तक, अर्थात सन 1843 से आज तक। 1857 की क्रांति के दमन के बाद भारत में अंग्रेजी राज्य की नींव सुदृढ़ हो गई। अब अंग्रेज मिशनरियों ने अपने धर्म प्रचार कार्य को और तेजी से करना शुरू किया। धर्म प्रचार के साथ साथ ये शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार कार्य भी करती थी। अंग्रेज सरकार ने भी शिक्षा की तरफ अधिक ध्यान देना शुरू किया। इस शिक्षा का उद्देश्य कुछ भी रहा हो, परंतु इससे भारत में एक नवीन चेतना का उदय हुआ। हमने अपने स्वरूप एवं शक्ति को पहचानना शुरू किया। सामाजिक क्षेत्र में हम दीनहीन, अछूत और नारी की दशा में सुधार हेतु प्रयत्नशील हुए। धार्मिक अंधविश्वास एवं आडंबरों से हमें घृणा हुई और हम धार्मिक संकीर्णता से निकलकर मानव धर्म की ओर अग्रसर हुए। अब हम जानेंगे पद्य साहित्य। इस काल में प्रायः परंपरावादी पद्य साहित्य का सृजन हुआ। हाँ, उसमें देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता की एक नव चेतना अवश्य थी, लेकिन कुछ समय बाद पद्य के कला पक्ष पर अत्यधिक बल दिया जाने लगा। उसके भाव पक्ष में भी एक मोड़ आया। अब हम जानेंगे परंपरावादी पद्य साहित्य। परंपरावादी पद्य साहित्य 3 प्रकार का है। वह जो विषय सामग्री यानी कि भाव पक्ष एवं भाषा तथा शैली कला पक्ष दोनों दृष्टियों से परंपरावादी है। इसमें पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर का उद्धव शतक मुख्य काव्य ग्रंथ है। ये भ्रमर गीत परंपरा का काव्य ग्रंथ है। इसकी भाषा ब्रज भाषा है और ये कवित छंद में लिखा गया है। अब हम जानेंगे राष्ट्रवादी पद्य साहित्य। राष्ट्रीयता इस युग की प्रतिनिधि भावना है। भारतेंदु युग से आज तक इस भावना की अभिव्यक्ति निर्बाध गति से होती आ रही है। परंपरावादी, राष्ट्रवादी, छायावादी, रहस्यवादी, प्रगतिवादी और प्रयोगवादी सभी कवियों ने राष्ट्रवादी काव्य का सृजन किया है। साहित्य के क्षेत्र में राष्ट्रीयता का मंत्र फूंकने वालों में भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम सबसे पहले आता है। उनकी भारत दुर्दशा और नील देवी में देशभक्ति का स्वर खूब गूंजा है। अब हम जानेंगे छायावादी पद्य साहित्य। इस युग में प्रारंभ में भारतेंदु हरिश्चंद्र आदि ने ब्रज भाषा में पद्य रचना की। उनके बाद आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी के क्षेत्र में पदार्पण किया। द्विवेदी जी के प्रयास से हिंदी के क्षेत्र में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ। अन्य दृष्टियों से वे परंपरावादी थे। वे छंदोबद्ध रचनाकार के पक्षधर थे। साहित्य को वे लोकरंजन के साथ साथ लोक मंगल की साधना मानते थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।